हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम मैकेनिक्स जो बीएससी में सिलेबस होता है मैकेनिक्स के अंदर, उसका हम फर्स्ट यूनिट लेकर आए हैं जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है। सबसे पहला जो यूनिट होता है हमारे बीएससी के अंदर आता है और बहुत सारे यूजी कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी ये होता है। तो आज हम यही स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस यूनिट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ डायनामिक्स। इसके अंदर हम रेफरेंस फ्रेम्स के बारे में जानते हैं और हम ये देखते हैं कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ती हैं। आइए फिर बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास रेफरेंस फ्रेम्स। दोस्तों, रेफरेंस फ्रेम्स बस एक ये चीज है जिसकी हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बता पाए या किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब कर पाए 3 डायमेंशनल स्पेस में या 2 डायमेंशनल स्पेस में। और जो रेफरेंस फ्रेम हम जानते हैं पहले से, वो है दोस्तों हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जी हाँ दोस्तों, ये हम जानते हैं एक्स, वाई और ये जेड। ये हमारा 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब दोस्तों, अगर यहाँ पर हम कोई पॉइंट आर रख दें, कोई पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर हम आर वेक्टर सपोज करते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा। तो यहाँ इस पोजीशन वेक्टर से, जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, तो v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी करके हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ऐसा ही एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, तो यहाँ से हम a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और यहाँ से अगर हम इस v की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं तो d बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी दोस्तों। तो यहाँ से ये हो जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। दोस्तों, इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, हम रेफरेंस फ्रेम्स जो होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम्स और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं जहां पर हम न्यूटन्स लॉज को लगा सकते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं जहां पर हम न्यूटन्स लॉज को नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं होते हैं वहां पर। All frames of reference moving with a constant velocity with respect to an inertial frame are also inertial frames। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हमारे पास ये एक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले रखा है एक्स वाई जेड, ये एक इनर्शियल फ्रेम है अगर, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में एक और हम इनर्शियल फ्रेम लेते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, अगर ये रेफरेंस फ्रेम इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये वाला फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम है। अब क्योंकि यहां पर हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इनर्शियल फ्रेम्स को हम नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स भी बोल सकते हैं, वहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम्स बोलते हैं। आइए दोस्तों, अब जल्दी जल्दी थोड़ा न्यूटन्स लॉज के बारे में जान लेते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी मस्ट कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, जिस स्टेट में भी है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं।
जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो यूनिफॉर्म मोशन से जो बॉडी चल रही है वो स्ट्रेट ही चलेगी, क्योंकि हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी तो फोर्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ हमें प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है। दोस्तों, इनर्शिया जैसा कि हम जानते हैं कि बॉडी की वो टेंडेंसी होती है कि वो अपनी जिस स्टेट में भी है, रेस्ट में है या मोशन में है, उसको चेंज नहीं करना चाहती है। आइए दोस्तों चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। दोस्तों, सेकंड लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स एंड द चेंज टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है? किसी भी बॉडी में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और ये चेंज फोर्स की ही डायरेक्शन में होता है। तो जैसे अगर हम इसको ऐसे करें, F इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, मास इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर वी हैव m इंटू डी वी बाई डी टी, एंड m इंटू डी वी बाई डी टी इज a. Therefore F is equals to ma. This is Newton's second law. दोस्तों, अगर फोर्स जीरो कर दें यहां पर, अगर यहां पर हम फोर्स जीरो कर दें तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ये हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमने इसको यहां पर फिर से प्रूव कर दिया। दोस्तों, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है तो ये कैंसिल आउट क्यों नहीं हो जाते हैं? दोस्तों, इसको सिंपल सा रीजन ये है कि ये दोनों फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शन, दोनों अलग अलग बॉडीज पर काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज ये ए है, ये बी है, ये दो बॉडीज हैं, इनका मास m1, इसका मास m2। तो ए बी पर जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में है, तो बी इस डायरेक्शन में लगाएगा। दोनों अपोजिट है पर दो अलग अलग बॉडीज पर काम कर रहे हैं, इसलिए इनका नेट कभी भी जीरो नहीं होगा। दोस्तों, न्यूटन्स लॉज की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma, ये वैलिड नहीं होता है अगर मास कांस्टेंट नहीं होता है। दोस्तों, ये हम रिलेटिविटी के केस में देखते हैं, जहां पर रिलेटिव मास का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। m नॉट होता है रेस्ट मास, दिस m इज रिलेटिविस्टिक मास, दिस इज c is velocity of light and this is velocity, बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। तो दोस्तों, ऐसा हमें देखने को मिलता है मास कांस्टेंट ना हो वो रॉकेट में, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे रॉकेट की हाइट बढ़ती जाती है उसका फ्यूल कंज्यूम होता जाता है, और जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम होता जाता है तो फ्यूल का वो टैंक होता है जिसमें फ्यूल होता है, वो अगर फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाता है तो वो दोस्तों इससे डिटैच हो जाता है। तो जितना ज्यादा फ्यूल कम होगा उतना ज्यादा मास डिटैच हो जाएगा, मतलब उसका मास कम हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे उसका फ्यूल कंज्यूम होता जाएगा वैसे वैसे उसका मास भी कम होता जाएगा, क्योंकि वो उस रॉकेट से डिटैच हो जाता है खाली होने के बाद। आइए दोस्तों, इम्पल्स के बारे में जानते हैं। इम्पल्स अगर हम नॉर्मल बोले तो इम्पल्स वो फोर्स होता है जो किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए लगा होता है, और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एफ एंड टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी क्या है? वो टाइम है जिस टाइम पर फोर्स एक्ट कर रहा होता है। तो इम्पल्स इज एफ डेल्टा टी। तो जैसा कि हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से पता है F इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, तो यहां से हम dp की वैल्यू लिख सकते हैं F dt। अब अगर हम दोनों साइड पर इंटीग्रेशन कर दें, P मोमेंटम के लिमिट्स रख के हम P इनिशियल टू P फाइनल,
और यहाँ पर डेल्टा टी के रखे हम T1 टू T2, क्योंकि फोर्स तो हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल फोर्स नहीं है। dp का इंटीग्रेशन p और फिर लिमिट्स रखेंगे तो p फाइनल माइनस p इनिशियल। एंड दिस इज T2 माइनस T1, दिस इज F डेल्टा टी। तो दोस्तों ये तो इम्पल्स हो गया, F डेल्टा टी, दिस इज इम्पल्स। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स। इम्पल्स की एक और डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दोस्तों इसको हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। इसमें बेसिकली हम एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में किसी भी बॉडी की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में हमें जानना है। इससे रिलेटेड कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस इक्वेशंस भी होती हैं, वो हम डिराइव करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए।